Hello everyone and welcome back to Study Stuff. I am back with my new video. लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल रिलेशन के मीनिंग, डेफिनेशन और आईआर और आईपी के बीच का डिफरेंस देखा था. आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानेंगे. सो हियर वी गो. नेशन एज अ प्राइमरी एक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. क्यों? बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो प्राइमरी प्रोसेस है वो है इंटरैक्शन अमॉन्ग नेशन. तो अगर नेशन ही नहीं हुआ तो इंटरैक्शन कैसे होगा, और इंटरैक्शन ही नहीं हुआ तो आईआर रन ही नहीं कर सकता है. बट सिर्फ नेशन ही नहीं है जो इस पूरे आईआर को चला रहा है, और भी छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं जो आईआर को रन करते हैं, बट वो आते हैं अंडर द नेशन. सो नेशन इज अ प्राइमरी सोर्स टू रन इंटरनेशनल रिलेशन. सेकेंड पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक टर्म का मतलब समझाना चाहूँगा जो रिलेटेड है हमारा सेकेंड पॉइंट से ही, दैट इज़ नेशनल इंटरेस्ट. तो मॉर्गनथाउ ने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन किया है कि द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वाइवल. सर्वाइवल ऑफ द नेशन ही इसका मेन मीनिंग है. तो नेशनल इंटरेस्ट और कुछ नहीं है, सिंपली अपने फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को अदर नेशन से बचाने का प्रोसेस है नेशनल इंटरेस्ट. बात है हमारे सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ नेशनल इंटरेस्ट एज द ऑब्जेक्टिव. पूरे आईआर में तीन चीज़ें हैं जिसके आजू बाजू आईआर घूम रहा है. उसमें से पहला जो की कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल इंटरेस्ट. तो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई भी नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहती है. उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया था नेशनल इंटरेस्ट के डेफिनेशन में ही. जो भी फॉरेन पॉलिसी बनते हैं वो उसके नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही बनते हैं, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड राइट है कि कोई भी नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा, बिकॉज इट इज़ अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द नेशन. थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट एज अ कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो अभी जो हमने बात की थी कि तीन चीज़ों की वजह से मेनली आईआर रन कर रहा है, तो उसमें से सेकंड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ फैक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक नेशन का नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग होता है. तो वो कभी कंपैटिबल होते हैं और कभी कंपैटिबल नहीं होते हैं. तो वही इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बन जाता है सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट इंटरनेशनल लेवल. लेकिन यही नहीं, बाद में अगर पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको कंपैटिबल बना सकते हैं तो वो बनाया जाता है बाय अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट, रिकंसाइलेशन एंड कोऑपरेशन. अब आती है बात कि इसके बारे में, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं. तो ये हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के साथ ही डील करता है. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, पावर एज अ मीन एज वेल एज एन एंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो जो हमारा थर्ड पॉइंट था जिसके आजू बाजू पूरा आईआर घूम रहा है वो यही है, पावर. अब पावर इतना नेसेसरी क्यों है? तो अभी जब हमने पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक फैक्ट है, तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जब हमको अपना नेशनल इंटरेस्ट कंपैटिबल बनाना होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपनी नेशनल पावर. सो वहाँ पे पावर एक्ट करता है एज अ मीन, कि पावर इज़ अ मीन टू अ नेशन. एक साधन है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने का. बट ये हमारा एंड भी है, एक पूंजी भी है, क्योंकि पावर के थ्रू ही हम नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर कर सकते हैं. सो कोई भी नेशन ट्राई करता है कि अपने नेशनल पावर को इंक्रीज और प्रिजर्व रखने का, ताकि उसको सही टाइम पे यूज़ किया जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अमंग नेशंस. तो जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट में कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फैक्ट है और वो चेंज नहीं हो सकता है. और कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की जितनी बातें हैं वो हम आईपी में पढ़ते हैं. सो आईपी में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी होना ज़रूरी है. क्यों? अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं
तो पहली बात तो ये कि पावर का कोई फंक्शन ही नहीं ज़्यादा बचेगा। अब पावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन को रन करने के लिए। दूसरी बात, कॉन्फ्लिक्ट का होना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उसके कारण हर एक नेशन कॉपरेट करते हैं एक दूसरे से, नहीं तो इन फ्यूचर वॉर की संभावना हो सकती है। तो उस वॉर की संभावना से बचने के लिए हर नेशन ट्राई करता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी बचाए रखे और दूसरी ओर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का भी ट्राई करे। So our next point is international politics involve continuous interaction among nations. So ये कैसे होता है? सबसे पहली चीज़, हर एक नेशन का नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग होता है और वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलते हैं। बट अगर डिफरेंस है नेशनल इंटरेस्ट में तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी उसी नेशन को करना पड़ता है। तो हर एक नेशन एक दूसरे से अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का ट्राई करती है बाय मीन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। सो बाय दिस देयर इज़ अ कंटिन्यूअस फिनोमेना ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग द नेशंस। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरैक्शन अमॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज। तो जितने भी इंटरैक्शन एक नेशन दूसरे नेशन से करता है इन इंटरनेशनल रिलेशन, वो थ्रू फॉरेन पॉलिसीज़ ही करता है। अब ये फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है? तो हर एक नेशन अपना फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है जिसके अंदर वो डिफ़ाइन करता है अपने गोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। दूसरी चीज़ कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को बाय किस तरीके से वो सिक्योर कर सकता है उसके बारे में। और ये जितने भी रिलेशन होते हैं वो थ्रू फॉरेन पॉलिसीज़ ही होते हैं। सो आवर लास्ट पॉइंट इज एलिमेंट दैट अफेक्ट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सो देयर आर मेजर 4 प्रिंसिपल एलिमेंट दैट अफेक्ट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड दे आर जोग्राफिक, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो यहीं से इवॉल्व या डेवलप होते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में। कोई भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टली अफेक्ट होती है वहाँ के जोग्राफी से, कि उस स्टेट की लोकेशन क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, उस एरिया का साइज़ क्या है पूरे टेरिटरी का, वो दूसरे नेशन के लिए फेवरेबल है या नहीं है। ये सारे फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर के बारे में। ये जो है ये भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी को। कैसे? क्योंकि डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर आता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अगर किसी नेशन का चीपर रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो कॉमन सी बात है कोई भी नेशन उसके पास आएगा। दूसरी चीज़, वो नेशन कितना ज़्यादा सिक्योर है वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ कि वहाँ की पॉलिटिकल सोसाइटी कैसी है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसीज़ को। आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। तो अगर किसी नेशन की इकोनॉमी अच्छी होगी तभी कोई अदर नेशन उसके साथ बिजनेस रिलेशन या ट्रेड रखेगा। नहीं तो अगर किसी भी नेशन को नुकसान हो रहा है तो वो कोई नेशन, दूसरा नेशन उसके पास नहीं आएगा एज अ ऑफ़र देने कि भैया मैं आ रहा हूँ आपके नेशन में ट्रेड करने के लिए। तो इकोनॉमी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसीज़ में।